surface of cortical surface acarcindic stroma. वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, गुड, अच्छा लिखा है, आंसर भी क्रिस्प लिखा है और अच्छा लिखा हुआ, बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा जो आपने बहुत अच्छा। और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है the entire process of photosynthesis consists of space. The entire process of photosynthesis consists of the number of reaction when called if the synthesis of NADP, photolysis of water, of CO2, synthesis of sugar, synthesis of starch. ठीक है, NADP, water, inner side, outer side of thylakoid membrane. Photolysis of water, inner side of, ठीक है, थोड़ा अगर इसमें ये लिख देती ना ऑप्रेस्ड पार्ट है ना, एप्रेस्ड पार्ट, इनर साइड कीजिएगा थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता, हालांकि करेक्ट है आपका, गलत नहीं है, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड, ठीक, गुड, सही है, सब सही, वेरी गुड। Why calling the biosynthesis takes place? Dark reaction. ये पहला वाला नहीं किया, पहला वाला ईवा, देखो why calling the biosynthetic phase, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, है ना, तो लिखना चाहिए, तो देखो थोड़ा सा why calling the biosynthetic phase as the dark reaction is misnomer, मतलब डार्क रिएक्शन कहने की जगह उसको बायोसिंथेटिक फेज कहना चाहिए, क्यों कहना चाहिए? सिंपल है, डार्क रिएक्शन दिन में और रात में दोनों, मतलब दिन और रात दोनों में होती है, इसलिए डार्क कहना तो थोड़ा सा सही नहीं है, rather than उसकी जगह हम बायोसिंथेटिक पाथवे बोले तो यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होती है ना, इसलिए हम इसको बायोसिंथेटिक पाथवे बोलना चाहिए, ये लॉजिक था, उसी लॉजिक पे आंसर लिखना, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक, वेरी गुड, चलो बढ़िया लिखा आपने, यू हैव गुड हैंड राइटिंग और फ्लो चार्ट भी आप बढ़िया बनाते हो, डेफिनेटली यू गुड मार्क्स अगर आप ऐसे लिखोगे, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया लिखा है, कीप ऑन राइटिंग लाइक दिस वे, बहुत अच्छा लिखा हुआ। आयशा सबमिट नहीं किया बेटा, आपने किया? नहीं सर, किया करो, है ना, दे दिया करो निष्कर्ष जी को, इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमें भी आइडिया लगेगा, है ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे, यहाँ पे थे, और हमने क्या किया होता है, सेंसिस ऑफ, अच्छा ये तो हमने कंप्लीट कर दिया था, नहीं हमने फोटोसिंथेसिस हम कर रहे थे, तो फोटो रेस्पिरेशन, अच्छा फोटो रेस्पिरेशन ने कर लिया था ना, और हमें क्या C4 साइकिल करना था ना, है ना, C4 पाथवे करना था, है ना, फोटो रेस्पिरेशन मैंने करा दिया, C4 पाथवे, और क्या करना था, सिर्फ C4 पाथवे रह रहा है,
कीमोस्मोटिक थ्योरी हाँ कर दिया, केल्विन साइकिल, चेती साइकिल, फोर्ड, ठीक है, C4 साइकिल सिर्फ करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ये भी करना है, फैक्टर इफेक्टिंग लाइट याद आ गया मुझे। तो चलो पहले मैं C4 साइकिल, पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, दोनों को? आयशा, हिबा नहीं? ना सर। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले से पहले कंप्लीट करते हैं C4 साइकिल क्या होता है। C4 साइकिल में मेन चीज क्या है, क्रेंज एनाटॉमी क्या है, क्रेंज एनाटॉमी। तो पहले समझ लेते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे C4 साइकिल क्या चीज होती है। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी पहले मैं डायग्राम आपको निकाल कर ये देखो, ये जो डायग्राम है क्रेंज एनाटॉमी का, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्रेंज एनाटॉमी होती क्या है। क्रेंज एनाटॉमी में एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है, C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक सेल में होती है जिसको मेसोफिल सेल बोलते हैं, लेकिन C4 प्लांट में ऐसा नहीं होता। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दो अलग अलग सेल्स के अंदर होती है ना। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से सेल होते हैं। उसमें से ये ऊपर मेसोफिल सेल आती है, आधी फोटोसिंथेसिस यहीं होती है, और अंदर की तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है, आधी फोटोसिंथेसिस यहाँ, है ना। तो और बीच में वेस्कुलर बंडल हो गया, तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल पाई जाती है और उसके ऊपर मेसोफिल सेल, आधी यहाँ पे आधी यहाँ पे। अच्छा, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं, है ना। आप देखो जो मेसोफिल सेल होती हैं, ठीक है, उनमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसमें जो इसमें पाए जाते हैं बंडल शीथ सेल में पाए जाते हैं, दोनों के फोटो, ये जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पर जो मेसोफिल सेल आते हैं में पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल में इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इनकी खास बात क्या होती है, दे आर स्मॉलर। तो पहली बात ये साइज में छोटे होते हैं, है ना। और दूसरी खास बात होती है कि दे हैव वेल डेवलप्ड ग्रेना, तो इन पे डेवलप्ड ग्रेना पाया जाता है, ठीक है। और जो बंडल शीथ सेल होती है ना, इस बंडल शीथ सेल की खास बात क्या होती है कि बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं वो एक तो साइज में होते हैं लार्जर इन साइज, क्लोरोप्लास्ट एक तो लार्जर इन साइज और दूसरा नो ग्रेना, है ना। इसमें ग्रेना नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसको ये एग्रेनल होते हैं, है ना। तो ग्रेना नहीं होते इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एग्रेनल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। तो पहली बात, क्रेंज एनाटॉमी में दो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इनको हम डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, है ना। क्रेंज एनाटॉमी क्या है, अब देखो मेसोफिल सेल में क्या होता है, मेसोफिल सेल में जो रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन होती है। तो मेसोफिल सेल के अंदर यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, है ना, यहाँ होती है लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन, किसमें, बंडल शीथ सेल में। और एक और खास बात होती है, जो बंडल शीथ सेल होती है, दे आर इम्परमे सॉरी दे आर इम्परमेबल टू O2, यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर नहीं कर सकती, है ना। क्रेंज एनाटॉमी समझ में आ गई दोनों को, बोलो भाई समझ में आ गई, बोलते जाओ बच्चे लोगों। ये बात क्लियर है आयशा? यस सर। ठीक है, तो चलो पहले नोट कर लो क्रेंज एनाटॉमी, फिर मैं आपको C4 साइकिल पढ़ाता हूँ। C4 प्लांट, C4 प्लांट लिव इन
hot, moist, or arid habitat. C4 plant live in hot, moist, or arid habitat. They have cranch anatomy. They have cranch anatomy. Full stop. Next point. In cranch anatomy, vascular bundle are surrounded by large sized vascular bundles are surrounded by large sized bundle sheath cells. Full stop. Mesophyll cell are undifferentiated and found in concentric layer. Full stop. The mesophyll and bundle shells. Next point. The mesophyll and bundle sheath cells are connected by plasmodesmata. Full stop. The chloroplast of mesophyll cells are smaller. Full stop. They have well developed grana. And no starch. Full stop. Mesophyll cells are specialized to form light reaction. Mesophyll cells are specialized to form light reaction. Full stop. They possess enzyme PEP carboxylase. ये वाला PEP carboxylase. They possess enzyme PEP carboxylase for the initial fixation of carbon dioxide. Full stop. Next point. The chloroplast of bundle sheath cell are agranal. The chloroplast of bundle sheath cells are agranal. Full stop. They contain thylakoid in the form of stroma lamellae. Full stop. Bundle sheath cells are well protected. From the bundle sheath cells are well protected from oxygen
which is released from mesophyll cell. Full stop. The bundle sheath cells possess Rubisco एंजाइम। अब देखो यहाँ पर बंडल शीथ सेल जो होती है रुबिस्को उसमें पाया जाता है, और बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती, ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती है, इसलिए यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होने का कोई चांस नहीं, इसलिए C4 प्लांट ज्यादा इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर नो फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन, ये इनकी खास बात होती है। डिमेरिट क्या है, नेगेटिविटी क्या है? डिमेरिट इज दे रिक्वायर, देखो यहाँ पे एटीपी भी खर्च होता है ना, दे रिक्वायर मोर एनर्जी देन C3 plant to fix one molecule of C6H12O6, है ना। तो यहाँ पर ये इनका वन मॉलिक्यूल मतलब ज्यादा लगता है किसमें, C4 प्लांट को, क्या बोलते हैं, C3 प्लांट की कंपेरिजन, एक मॉलिक्यूल जो बनाने के लिए इनको एनर्जी ज्यादा लगती है, राइट। तो ये था क्रैंज एनाटॉमी। बताओ भाई, क्रैंज एनाटॉमी समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो हम लोग पढ़ लेते हैं कि C4 साइकिल होती क्या है ना। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन अलग चलती है और डार्क रिएक्शन अलग चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ C4 साइकिल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ड्रॉ। C4 देखो, C3 साइकिल में जो पहला कंपाउंड था वो था 3 कार्बन, इसलिए उसको C3 साइकिल बोलते थे। C4 साइकिल में जो पहला कंपाउंड है वो है देखो यहाँ पर C4 साइकिल में जो पहला कंपाउंड है वो, एक मिनट को, डायग्राम देखो, अब C4 साइकिल समझ लेते हैं। देखो C4 साइकिल में जो मेसोफिल सेल होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला, यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पीपी कार्बोक्सिलेज। तो ये पीपी कार्बोक्सिलेज होता है ना, तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेता है, और पीपी कार्बोक्सिलेज क्या है, ये C3 कंपाउंड है, 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है ना। तो ध्यान से समझिएगा बात को, नहीं समझ में पूछिएगा। देखिए ये 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, एक कार्बन यहाँ से आया है ना, दोनों ने मिल करके, है ना, तो पीपी कार्बोक्सिलेज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनाता है या ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है, OAA। OAA क्या है, ये 4C कंपाउंड है। तो यहाँ पर जो पहला कंपाउंड है, तो पीपी कार्बोक्सिलेज क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, पीपी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है ना। तो दिस इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। तो पीपी जो कार्बोक्सिलेज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर है। उसके बाद ऑक्सिलो एसीटेट और OA कन्वर्ट होता है मैलेट में। मैलेट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल शीथ सेल में चला जाता है। मैलेट यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। मैलेट 2 चीज में ब्रेक होता है, एक तो पाइरुवेट में, CC कंपाउंड है, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गई, इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिसीव कौन करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का सेकेंडरी जो एक्सेप्टर होता है, तो फिक्सेशन वाला, वो होता है रुबिस्को। रुबिस्को इसको रिसीव कर लेगा,
रुबिस्को इसको फिक्स करेगा और फिक्स करके C3 साइकिल यहाँ पे चलेगी। तो C3 साइकिल C4 प्लांट में चलती है, लेकिन C3 साइकिल कहाँ पे चलती है? बंडल शीथ सेल में, राइट। फोटोलिसिस कहाँ पे होगी? ये मेसोफिल सेल में होगी, राइट। यहाँ पर दोनों रिएक्शन अलग अलग होती है, इसको हम लोग C4 साइकिल बोलते हैं और इसमें बाकी सब कुछ सेम होता है। समझ आया क्या भाई? आयशा, हिबा, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। अब C4 प्लांट कौन-कौन होते हैं, ये भी क्वेश्चन सर नीट में पूछा हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। C4 प्लांट क्या पूछा जाए, ये क्रैंज एनाटॉमी वाला पूछा जाए, है ना? सब एक ही होगा। तो देखो C4 प्लांट होता है मेज में, M-A-I-Z, मेज में, शुगर केन में, शुगर केन, सॉर्गम, सॉर्गम, है ना? और पैनिकम एक प्लांट होता है, उसमें भी होती है पैनिकम। ठीक है, इतनी जगह पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। ये ड्रॉ जरूर करिएगा क्योंकि आपके स्कूल में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। C4 cycle is also known as C4 cycle is also known as dicarboxylic acid cycle, dicarboxylic acid cycle, comma, Hatch and Slack pathway, Hatch and Slack pathway, Hatch and Slack pathway. Let's stop. It was discovered by Hatch and Slack. However, discovery was made by Kortsak, S-C-H-A-K, Kortsak. That's why it is also called HSK pathway. That's why it is also called HSK pathway. Right? It takes place in number of tropical plant. It takes place number of tropical plant, both monocot and dicot. Full stop. C4 plant have cranch anatomy. Cranch anatomy मैं आपको बता ही चुका हूँ. C4 plant have cranch anatomy. Full stop. Initial fixation of carbon dioxide takes place. Initial fixation of carbon dioxide takes place in mesophyll cells. In mesophyll cells. Full stop. The primary acceptor of CO2 is PP. The primary acceptor of CO2 is PEP. Full stop. It combined with CO2
to form oxaloacetate or oxaloacetic acid, oxaloacetate or oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. Full stop. Next point. Oxaloacetic acid reduced by oxaloacetic acid reduced by NADPH and changes into malic acid. Full stop. Malic acid is transported into bundle sheath shells. Malic acid is transported into bundle sheath cells through plasmodesmata. Full stop. Inside bundle sheath, it breaks down into pyruvate and CO2. Full stop. Since a number of bundle sheath cells are feeding to since a number of bundle sheath cells are एक मिनट since a number of bundle sheath cells are fed by large number of mesophyll cells. Hence, CO2 inside bundle sheath cells are several times of atmosphere. Full stop. Next point. The CO2 released in bundle sheath cell cells are fixed through Calvin cycle. Full stop. RUBP of Calvin cycle is secondary. RUBP of Calvin cycle is secondary and final acceptor of CO2, right? Full stop. Next point. Pyruvate and PP formed inside bundle sheath cells are sent back to mesophyll cell.
are sent back to mesophyll cell. Full stop. Pyruvate changes into phosphoenol pyruvate with the help of energy from ATP. ठीक है, so this was all about the C4 cycle, right? ये बता ही दिया मैंने कि ये डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एडवांटेज क्या है कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल ही नहीं है ना? समझ में आ गया भाई? बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, हम्म, देखो एक चीज और है, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, कोई आइडिया है? व्हाट आर द कैम प्लांट्स? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोला था, छोटी सी हेडिंग है, कैम प्लांट्स। देखो कैम प्लांट्स क्या है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कैम प्लांट इनको बोलते हैं। ठीक, तो देखो इनमें क्या होता है कि दे आर सेम एज C4 प्लांट, है ना? तो खास बात क्या होती है, दे आर सेम एज C4 प्लांट, जैसे C4 प्लांट होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, सेम एज C4 प्लांट। साइकिल तो बिल्कुल C4 साइकिल ही इनमें भी चलता है। और इन प्लांट की खास बात क्या होती है, दे आर फाउंड इन डेजर्ट एंड एरिड पार्ट। तो डेजर्टिक पार्ट में डेजर्ट एंड एरिड पार्ट, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जो पीपी कार्बोक्सिलेज होता है ना, तो पीपी काम करता है डे के टाइम, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लेकिन अलग होती है। और जो रुबिस्को काम करता है, रुबिस्को वो काम करता है नाइट के टाइम। तो यहाँ पर डार्क जो लाइट रिएक्शन होती है, कुल मिला के ये कहूँ कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो दिन में ही होती है और यहाँ पे डे टाइम में ही होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो रात के समय होती है, डार्क रिएक्शन नाइट टाइम। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात में ही ओपन होते हैं, दे ओपन स्टोमेटा एट नाइट। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्लांट अगर दिन में स्टोमेटा खोलेंगे तो इनके पूरे के पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है अपनशिया, कैक्टस की मैं बात करूं तो एग्जांपल के तौर पे जिनमें क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, एग्जांपल के तौर पे ये हो गया अपनशिया। कौन कौन प्लांट होते हैं मैं वो भी लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे हो गया अपनशिया, तो अपनशिया इसका एग्जांपल हो गया। और सीडम इसका एग्जांपल हो गया, एक प्लांट और है सीडम, है ना? और कोलंचई एक प्लांट होता है, कोलंची, के ए एल ए एन सी एच ओ ई, कोलंची, तो कोलंचई एक प्लांट होता है, इनमें तीनों में पाया जाता है। ये सब डेजर्ट प्लांट है। तो अगर डेजर्टिक प्लांट जो होते हैं उनमें स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं, धसे हुए होते हैं, रात में खुलते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही ले सकते हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन रात में ही चलेगी। और फोटोलिसिस दिन में हो सकती है, इसलिए रिएक्शन दिन में चलती है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्रैसुलेशन प्लांट एसिड मेटाबॉलिज्म, ये कैम प्लांट को, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। इन कैम प्लांट्स
are also called succulent plant. Are also called succulent plant. Succulent plant. They are found in dry habitat. They are found in dry habitat where stomata remains closed, where stomata remains closed during daytime, where stomata remains closed during daytime and open at night. And open at night. Full stop. The process of photosynthesis, is similar to that of C4 plant. The process of photosynthesis is similar to that of C4 plant. Full stop. The initial fixation of CO2 occur at night and final fixation occur at daytime. Full stop. This result conservation of water. ठीक है, कैम प्लांट समझ में आ गया ना? क्लियर है भाई? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। और वन लास्ट थिंग कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसी में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर्स और इसी में आ जाता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि जो भी फैक्टर किसी भी मेनली जो फैक्टर कम होता है, कम अमाउंट में मौजूद होता है, वही रिएक्शन को लिमिट करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप देखो कि हम आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी आपकी स्टडी को अफेक्ट करते हैं? लाइट, लैपटॉप का बैकअप, कैमरा, है ना, इंटरनेट, और ये मेन चीजें हैं। अब इनमें से कोई सा भी फैक्टर जो कम मौजूद होगा वही लिमिट कर देगा रिएक्शन को। हमको 3 घंटे मान लो पढ़ना है, अब इंटरनेट 1 ही घंटे के लिए अवेलेबल है, तो इंटरनेट क्या करेगा, इस पूरी रिएक्शन को 3 घंटे नहीं होने देगा, उसको लिमिट कर देगा। लैपटॉप की बैटरी सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो अब लैपटॉप की बैटरी लिमिटिंग फैक्टर हो गया। तो कुल मिलाकर के किसी रिएक्शन को करवाने के लिए जो भी फैक्टर लिमिटेड अमाउंट में रिप्रेजेंट होता है वही उस रिएक्शन को लिमिट करता है। यही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ना। और ये देने का जो क्रेडिट जाता है, इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम ब्लैकमैन है। ये भी नीट में पूछा जा चुका, किसने दिया था, तो ब्लैकमैन ने 1905 में दिया था, है ना। तो नोट करो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। A limiting factor is defined. A limiting factor is defined as a factor which is deficient to such an extent, which is deficient
to such an extent that increases its magnitude, increase in its magnitude, that increase in its magnitude directly increases the rate of process. मतलब जो कम अमाउंट में मौजूद है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ प्रोसेस बढ़ जाएगी। मतलब अगर इंटरनेट 1 घंटे के लिए था और वो 2 घंटे कर दिया जाए तो रिएक्शन अब 2 घंटे होगी, राइट। तो लिमिटिंग फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होता है, उसको जब हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्रोसेस, फुल स्टॉप। द इफेक्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, the effect of limiting factor was studied by Blackman in 1905. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, when a process is conditioned by, when a process is conditioned by number of the factor, the rate of process is limited by, the rate of process is limited by the pace of slowest factor, the pace of slowest factor, राइट। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया ना। जो फैक्टर सबसे स्लो होगा वही डिफाइन करेगा कि रेट कितनी तेज चलेगी, रिएक्शन कितनी तेज चलेगी, स्पीड चलेगी, है ना। और अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल था, चलो, है ना। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो सबसे पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, है ना। तो CO2 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो देखो CO2 का कंसंट्रेशन, है ना, और अगर बढ़ाया जाए तो ये अच्छा अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होती है, ये भी बात मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलो नोट करो। C4 प्लांट के लिए CO2 का सैचुरेशन पॉइंट अलग होगा और C3 के लिए अलग अलग होगा। ठीक, नोट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर for photosynthesis, as it have a very low concentration in atmosphere. Full stop. Increase in concentration up to 0.05% increases the rate of photosynthesis, increases the rate of photosynthesis. ठीक है, C4 plant show saturation at 360 microliter per liter, while C3 plant shows saturation beyond 450 microliter
पर लीटर। राइट। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर क्या इम्पैक्ट डालता है? तो क्या टेम्परेचर से कुछ खास फर्क पड़ता है? बताओ भाई, बोले भाई। बेसिकली किसी भी लिविंग के ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही तो हमारे एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, तो प्लांट के भी एंजाइम को कंट्रोल करता है, तो टेम्परेचर का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर जाने पे रिएक्शन रुक भी सकती है, तो नोट करेंगे। डार्क रिएक्शन इज एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन, फुल स्टॉप। डार्क रिएक्शन इज एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। एक मिनट बेटा, एक मिनट पॉज कर, गिव मी जस्ट वन सेकंड। तो dark reaction is temperature control reaction, full stop. The C4 plant responds to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plant have much lower optimum temperature. Full stop. Temperature, the temperature optimum for photosynthesis, the temperature optimum for photosynthesis is different for different plant. अलग अलग प्लांट के लिए अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो टेम्परेचर का ऐसे डायरेक्ट रोल नहीं, राइट। लाइट का नो डाउट, लाइट आप जैसे जैसे लाइट बढ़ाते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है, उस लिमिट के बाद, तो इसीलिए इसका ग्राफ आप देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ देखते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस चले लेते हैं एक्सेस पे, फोटोसिंथेसिस आप इस एक्सिस में ले लेते हैं, और इस एक्सिस में लाइट इंटेंसिटी, लाइट। तो जैसे जैसे लाइट बढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट पे आने के बाद ये स्टेबल हो जाएगी, है ना। तो नोट करेंगे लाइट, there is a linear relationship between light and CO2 fixation. Full stop. At higher intensity, gradually the rate does not show. At higher intensity, the rate does not show further increase in photosynthesis. Full stop. Light saturation occurs at 10% of full light. फुल लाइट जो होती है उसका 10% होता है, उसी में लाइट सैचुरेशन हो जाता है, मतलब उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, राइट। वाटर आ जाते हैं, अगला फैक्टर है वाटर। तो ये था हमारा लाइट, थर्ड फैक्टर था लाइट था, और फोर्थ फैक्टर है वाटर। ठीक है, देखो वाटर अगर ड्रॉट पड़ने लगे या वाटर की स्कैर्सिटी होने लगे तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वाटर बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगेगी।
ठीक है, तो नोट करो। द वाटर is reactant of light reaction. It does not affect directly. It does not affect directly. Full stop. Water stress causes stomata closure. Water stress causes stomata closure. Hence the photosynthesis decreases. ठीक है, तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर ना। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ा हुआ था, वो भी हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट था, लेकिन वहां पे डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। अब एक बार देखो, लाइट में कोई डाउट हो, इस फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट हो तो पूछो पहले, फिर स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तीनों लोग देखो, साक्षी, आयशा, हिबा। इस चैप्टर में कोई चीज ना समझ में आई तो पूछिए, देख लो एक बार एनसीईआरटी अपने टर्न करके देखो, सभी पेजेस में कोई ना समझ में आया तो पूछो, फिर हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे। चेक करके बताइए भाई एक बारी। डन। Yes, sir. हिबा, साक्षी, ऑल डन, ऑल क्लियर। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्पिरेशन।